अपना एक कान डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी वो साउंड वेव से उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि ऑल फॉर वन हमला करता, जिन लोगों की कोर्क्स उसने ऑब्जॉर्ब किए थे उनके रिमेन्स उसे रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो हमला नहीं कर पाता। हॉक्स और टोकोयामी इस मौके का फायदा उठाते हैं और ऑल फॉर वन के हेलमेट को तोड़ देते हैं। इसके बाद टोकोयामी हमला करके उसके हेलमेट को पूरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन ऑल फॉर वन फिर से उन सभी कोर्क्स पर हावी हो जाता है और उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है और वो अपने मास्क के टुकड़ों को वापस से अपने चेहरे पर जोड़ लेता है। वहीं उन तीनों को एंडेवर ने बचा लिया था और वो ऑल फॉर वन के ऊपर हमला करने जाता है, पर इसकी वजह से वो अपना एक हाथ खो बैठता है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जब वो अपने पास्ट को याद कर रहा था। उसके पिता की मौत किसी की जान बचाते वक्त हुई थी और उन्हीं को देखकर वो हीरो बनने के लिए इंस्पायर हुआ था, तो इसीलिए अपनी जेलसी और बाकी सब कुछ छोड़कर उसे बस अपनी कमजोरियों को खत्म करना चाहिए। एंडेवर उसे जोर की पंच मारता है, लेकिन ऑल फॉर वन ने उसे ब्लॉक कर लिया था। मुझे लगा नहीं था कि उस दिन की मुझे कोई और याद दिलाएगा। एंडेवर उसके ऊपर कई सारे हमले करता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जाकर गिरता है। वो प्रोमिनेंस बर्न यूज करने से पहले उसके डिफेंस को तोड़ना चाहता है, तो एंडेवर फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है और इस बार उसकी शील्ड को तोड़ देता है। पर क्योंकि एंडेवर उसके करीब था, वो उसके क्वर्क को छीनने की कोशिश करता है, पर एंडेवर उसके हाथ को ही जला देता है। इसके बाद वो उसे हवा में ले जाता है ताकि उसके अटैक का किसी और पर असर ना हो। वो उसे काफी ऊपर ले जाकर प्रोमिनेंस बर्न का यूज करता है, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसका शरीर फिर से रिजनरेट होने लगता है और हमें पता चलता है कि ये ईरी का क्वर्क है। दूसरी तरफ स्काई कॉफिन में सभी हीरोज अभी तक शिगेराकी से ही लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुक गए तो शिगेराकी उन्हें मार डालेगा। हेडशॉट एक बार उसके हाथ को काट देता है, लेकिन अगले ही पल में उसके हाथ फिर से बढ़ने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं होता, ये कोई क्वर्क नहीं बल्कि उसकी बॉडी है। शिगेराकी कहता है कि जितनी ज्यादा क्वर्क्स उसके अंदर हैं, वो सब मिलकर उसकी बॉडी को एक ऑप्टिमल फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बाकुगो अपने नए सपोर्ट आइटम्स को निकालता है, जिसकी मदद से वो बड़ी तेजी से शिगेराकी की तरफ जाने लगता है और बिल्कुल उसके मुंह के आगे एक बड़ा सा धमाका करता है। वो धमाका पूरे के पूरे कॉफिन को हिलाकर रख देता है, लेकिन शिगेराकी उस धमाके को भी झेल जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे मसल देता है। जिसके बाद जो बाकी के हीरोज उसकी मदद करने आए थे, शिगेराकी उन्हें भी एक पंच से दूर कर देता है। बाकुगो की हालत बुरी थी और शिगेराकी उसे डेको के लिए एक गिफ्ट की तरह वहीं पर मारना चाहता है। तभी वहां पर मिरियो की टीम पहुंच जाती है और बिग थ्री मिलकर शिगेराकी से बाकुगो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं लड़ाई के दौरान मिरियो उससे कहता है कि वो लोगों को चोट इसलिए पहुंचाता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। उसकी ये बात सुनकर उसके अंदर टेंको शिमुरा जाग जाता है और ऑल फॉर वन समझ जाता है कि उनकी कॉन्शियसनेस अभी एक नहीं हुई है। तमाकी शिगेराकी को खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत एक साथ यूज करता है, लेकिन उसका ये पावरफुल हमला भी शिगेराकी तक नहीं पहुंच पाता। वहीं इतनी बुरी हालत में भी बाकुगो शिगेराकी के फाइटिंग पैटर्न्स को देख रहा था और वो वापस शिगेराकी के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब वो इतना ज्यादा तेज था कि शिगेराकी भी उसकी मूवमेंट को फॉलो नहीं कर पाता। वो बाकुगो पर हमला करने जाता है, पर वो उसे डॉज कर लेता है। उसकी स्वेट उसके पूरे शरीर से बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से इस वक्त उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन वो डेको को याद करता है और पीछे नहीं हटता। इसी दौरान बाकुगो को याद आता है कि उसने अभी तक ऑल माइट का ऑटोग्राफ नहीं लिया है। तभी शिगेराकी उसके दिल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका ऑल माइट का कार्ड भी नीचे गिर जाता है। वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और सारे हीरोज देखते हैं कि बाकुगो मर चुका था। दूसरी तरफ कामिनो में डाबी ने शोटो की फॉस्फर टेक्निक को कॉपी कर लिया था और फिर से सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो एंडेवर की लोकेशन के बारे में स्केप्टिक से पूछता है, जो कि स्काई कॉफिन और यूए की डिफेंस फैसिलिटी को हैक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ऑल फॉर वन उन्हें बता रहा था कि डॉक्टर ने क्वर्क डिस्ट्रॉइंग बुलेट को रिवर्स इंजीनियर किया और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि ईरी की पावर्स काम करती हैं। इसकी वजह से उसका शरीर उसके पुराने दिनों जितना ताकतवर हो जाता है, पर वो उस टेक्निक का यूज ज्यादा देर तक नहीं कर सकता क्योंकि धीरे धीरे वो भी पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। वहीं स्काई कॉफिन में एडशॉट और बेस्ट जीनिस्ट बाकुगो को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। एडशॉट अपनी पूरी ताकत का यूज करके बाकुगो के शरीर के अंदर जाता है ताकि वो उसके दिल को फिर से चला सके, लेकिन वो खुद का साइज इतना ज्यादा छोटा कर रहा है कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। शिगेराकी देखता है कि वो लोग बाकुगो को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान मीर को उसके ऊपर हमला करती है। इन सारी चीजों को देखकर शिगेराकी परेशान होने लगता है और वो अपनी फॉर्मेशन को एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में बदल देता है, जिससे मिरियो को छोड़कर सभी हीरोज जमीन पर गिर जाते हैं और शिगेराकी बाकुगो को मारने जाने लगता है। मेडले उन्हें बताती है कि उन्हें इलेक्ट्रिक गेट्स को खोलने के लिए कुछ समय तक शिगेराकी को रोकना होगा। मिरियो को समझ नहीं आता कि वो शिगेराकी को भला कैसे रोके। तभी उसे नाइट आई की बात याद आती है और वो बाकुगो को बचाने के लिए शिगेराकी को अपना पिछवाड़ा दिखाता है। इससे जितना समय उन्हें चाहिए था उतना मिल जाता है और थोड़ी देर में ही वहां डेकू पहुंचकर शिगेराकी को जोर की लात मारता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब डेकू स्काई कॉफिन की तरफ जा रहा था। उसे अमेरिका के स्काई फोर्स की मदद मिलती
होती है। वो उन प्लेन की मदद से कॉफिन तक जल्दी पहुंच पाता है और पहुंचते ही शिगराकी को किक करता है। लेकिन जब वो बाकुगो का बेजान शरीर और बाकी के हीरोज की हालत देखता है, वो अपना आपा खो बैठता है और उसके क्वर्क्स उसके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। शिगराकी इस चीज का फायदा उठाकर डेकू को हराना चाहता है, लेकिन तभी मिरियो उसके पास आता है और उसे होश में आने को कहता है। वो डेकू को समझाता है कि अभी तक कोई भी नहीं मरा है और वो अब भी शिगराकी को हरा सकते हैं। डेकू फिर से खुद पर कंट्रोल पाता है और ऑल फॉर वन से पूछता है कि क्या उसके अंदर अभी भी शिगराकी है। वो कहता है कि शिगराकी अब नहीं रहा और वो दोनों मिलकर एक नए इंसान बन चुके हैं। लेकिन मिरियो उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल था। नाना शिमूरा शिगराकी के हाथ पर कोटारो के चेहरे को देखती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि शिगराकी अभी भी उसके अंदर जिंदा है। शिगराकी डेकू के ऊपर हमला करने जाता है, पर डेकू सेकंड यूजर के क्वर्क गियर शिफ्ट का यूज करता है और साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से मूव करता है। वो इतनी ज्यादा तेज मूव कर रहा था कि शिगराकी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। वो अपने वन फॉर ऑल के सारे क्वर्क्स को यूज कर रहा था और शिगराकी को अंदर और बाहर से दोनों तरफ से तोड़ रहा था। लेकिन तभी उसका शरीर अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। ऑल फॉर वन कहता है कि उनके पास अभी भी जीत का मौका है। दूसरी तरफ स्पिनर, जो कि अब जायंट बन चुका है, अपना हमला जारी रखता है। वो अपने हेटेरोमॉर्फ्स की आर्मी के साथ ऑल फॉर वन के लिए कुरुगिरी को छुड़ाना चाहता है। वहीं उन सब के हमले के दौरान हॉस्पिटल के बाहर का एरिया बिल्कुल दंगे जैसा लग रहा था। वहां पर इतने हीरोज और पुलिस नहीं है जो कि उन सबको रोक सके। सारे हेटेरोमॉर्फ्स उन सबको दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि सोसाइटी ने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। एक बंदा ऊपर खड़ा होकर उन सभी को याद दिलाता है कि उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता था, और वो ये सब कुछ अपनी आवाज को सुनाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें उनका लीडर स्पिनर है। स्पिनर उनके ऊपर हमला करने जाता है, पर शोजी लगातार हमले करके उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन वहां पर लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। शोजी उनसे पूछता है कि हॉस्पिटल पे हमला करना और उनका मकसद भला एक कैसे हो सकता है, और उन सभी को याद दिलाता है कि जाकू इंसिडेंट के दौरान हीरोज ने सिविलियंस को सबसे पहले बचाया था। लेकिन स्पिनर को ऑल फॉर वन ने 2 नए क्वर्क्स दिए थे, जिसकी वजह से उसका दिमाग अब स्टेबल नहीं है और वो उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पाता। वहीं उसका दूसरा क्वर्क उसके ऊपर हावी होने लगता है और वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी नई ताकत से शोजी के साथ लड़ने लगता है। उसे लड़ता हुआ देखकर कोजी याद करता है कि शोजी ने उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया था। जब भी वो अपने शहर में बाहर जाता था, उसके चेहरे और हुलिये को देखकर लोग उसे मारने लगते थे। शोजी सारी भीड़ को बताता है कि वो अपने गुस्से को सही तरह से भी यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव फिर से लोगों को भड़काने की कोशिश करता है, तो खोजी अपने क्वर्क के एनहांस्ड वर्जन का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो भी याद करता है कि उसके माता पिता के साथ कैसे बर्ताव हुआ करता था। वहीं चिल्ला चिल्ला कर जो शोजी कह रहा था, सारे लोग उसे सुनने लगते हैं। लेकिन स्पिनर उसकी सारी बातों को ठुकरा देता है और वो उन सभी को लीड करता हुआ हॉस्पिटल के गेट को तोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने पर वो देखते हैं कि नर्सेज और डॉक्टर्स पेशेंट्स को बचाने के लिए सामने खड़े थे, और जब हेटेरोमॉर्फ्स उन सबको देखते हैं, उन्हें खुद पर ही शक होने लगता है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर शोजी उन सबको अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। एक हेटेरोमॉर्फ जब उनके ऊपर हमला करने जाता है, वही बंदा आकर उसे रोक देता है। वो अपनी फीलिंग्स और सारी बातों को शेयर करता है। लिबरेशन आर्मी के लोग उन्हें फिर से भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे सिविलियंस अब रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पिनर अकेला ही गुरुगिरी की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी माइक उस पर पीछे से हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन वो अपनी बची खुची ताकत का यूज करके कुरुगिरी के चेहरे पर शिगराकी का एक हाथ रख देता है, जिसकी वजह से कुरुगिरी अपने होश में आ जाता है और उसकी ब्लैक एनर्जी में ओबरो का थोड़ा बहुत चेहरा दिख रहा था। दूसरी तरफ कामिनो में जैसे ही डाबी को एंडेवर की लोकेशन का पता लगता है, वो उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी एक वॉर्प गेट उसके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ फ्लाइंग कॉफिन में मोनोमा आइजावा के साथ मिलकर शिगराकी पर अपने कोर का यूज कर रहा था, लेकिन तभी कुरुगिरी और माइक उनके पीछे आ जाते हैं। वहीं गुंगा विला साइट पर डाबी एंडेवर के पीछे आता है और उसके साथ साथ वहां पर टोगा भी आती है, जिसने खुद को ट्वाइस में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उसे देखकर हॉक्स घबरा जाता है। ओकुटो आइलैंड पर जब फाइट हो रही थी, उस दौरान टोगा ने ट्वाइस के ब्लड को पी लिया था, और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हुई, उसके सामने कुरुगिरी ने वॉर्प गेट खोल दिया और अब वो हॉक्स के सामने ट्वाइस के सैड्समैन परेड का यूज कर रही है। वो अनगिनत डबल्स को क्रिएट करती जाती है ताकि वो पूरी गुंगा साइट को चारों तरफ से घेर सके। वहीं ओचाको और सू टोगा का पीछा करते हुए वॉर्प गेट के बंद होने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर टोकोयामी और जीरो आकर उन्हें नीचे गिरने से बचा लेते हैं। उन अनगिनत ट्वाइस के क्लोन्स को देखकर कई सारे हीरोज उनसे बचकर भागने लगते हैं, और जब सभी हीरोज का ध्यान टोगा और डाबी ने बटा रखा था, ऑल फॉर वन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक्स उसके सामने आ जाता है। हॉक्स समझ जाता है कि किसी वजह से वो शिगराकी के पास जाना चाहता है। दूसरी तरफ डाबी एंडेवर के ऊपर हमला करने जा रहा था और वो बस अपने बेटे को देखता रह जाता है। दूसरी तरफ ट्वाइस के डबल्स स्काई कॉफिन में आइजावा और मोनोमा के ऊपर हमला करते हैं,
जिससे उसका कोवर्कर रेजर शिगराकी पर काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से शिगराकी खुद को रिजनरेट कर लेता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है। इसकी वजह से कॉफिन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसी दौरान स्केप्टिक भी उनके सिस्टम को हैक कर लेता है और स्काई कॉफिन को नीचे गिराने लगता है। इतना ज्यादा गियर शिफ्ट को यूज करने की वजह से उसे रिकवर होने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ता है और वो देखता है कि उसके सामने शिगराकी है, ऑल फॉर वन या फिर उनका कोई मिक्सचर नहीं। तभी स्केप्टिक देखता है कि ला ब्रावा उसके सिस्टम को काउंटर हैक करने लगती है और हमें पता चलता है कि काउंटर फोर्स में वो दोनों साथ में काम किया करते थे। वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर ला ब्रावा ने पहले ही हीरोज को उसकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। वहीं यूए के सारे स्टूडेंट्स और हीरोज ट्वाइस के क्लोन्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे और स्काई कॉफिन अभी भी नीचे गिर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उनकी मदद करने के लिए मिस्टर जेंटल आ रखा है और पास्ट के सीन में हमें पता लगता है कि जब ऑल फॉर वन सभी जेलों से कैदियों को फ्री कर रहा था, मिस्टर जेंटल ने अकेले ही सभी कैदियों को बाहर जाने से रोक दिया था। इसकी वजह से पुलिस फोर्स उसके ऊपर भरोसा करने लगी और उसे ला ब्रावा से फिर से मिला दिया। जेंटल अपने कोर्क का यूज करके स्काई कॉफिन को नीचे गिरने से रोकने लगता है, लेकिन अब शिगराकी अपने कोर्क का यूज कर सकता था और वो उस पूरे कॉफिन को राख में बदलने वाला था। पर जैसे ही उसका हाथ नीचे लगने वाला होता है, नगांट अपनी बुलेट से उसके हाथ को शूट कर देती है। आगे हम सेंट्रल हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां सभी घायलों को वहां से लेके जाया जा रहा था। इसी दौरान लेडी नगांट वहां से बाहर जाने लगती है क्योंकि वो डेको की मदद करना चाहती थी। इसी दौरान वहां पर रॉकलॉक भी आ जाता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। तो वो अपनी बची खुची पावर्स का यूज करके दूर से ही शिगराकी के ऊपर हमला करती है। वहीं शिगराकी की बॉडी के अंदर ऑल फॉर वन फिर से उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिगराकी अब रेजिस्ट करने लगता है क्योंकि वो भी अब समझ चुका था कि उसका मास्टर सिर्फ उसका यूज कर रहा है। इसके बाद हम उसी रैल्म के अंदर शिगराकी का असली रूप देखते हैं जो कि ऑल फॉर वन से बाहर आकर बिल्कुल अलग हो चुका था। वो कहता है कि वो अपने बचपन के घर से लेकर पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। वहीं इन सब चीजों के दौरान डेको उससे फाइट कर रहा था और मिस्टर जेंटल उस पूरे कॉफिन को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर अब वो भी उसकी लिमिट से बाहर जा चुका है। वहीं डेको फाइट करता हुआ उसे कॉफिन से दूर ले जाता है ताकि शिगराकी किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। वहीं कुरोगिरी और ओबरो की कॉन्शियसनेस थोड़ी बहुत मिलने लगी थी, तो जब वो देखता है कि ट्वाइस के डबल्स माइक और आइजावा को नीचे गिरा रहे हैं, वो पोर्टल ओपन करके उन सबको बचा लेता है। दूसरी तरफ गुंगा साइट पर ऑल फॉर वन शिगराकी के पास जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल ला सके। वहीं उसे रोकने के लिए हॉक्स उसका पीछा कर रहा है। वो ऑल फॉर वन को रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके शरीर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये देखकर टोकोयामी हैरान हो जाता है, पर तभी उसे पता लगता है कि वो केमी का इल्यूजन था, जो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि शिकेत्सु हाई के और भी ज्यादा स्टूडेंट्स उनकी मदद करने आए हैं। इनासा अपने विंड कोर का यूज करके ट्वाइस के सारे डबल्स को हवा में उड़ाने लगता है और उनसे ऑल फॉर वन पर हमला करता है, पर उसकी बॉडी अब अपने प्राइम में आ चुकी थी, तो अब वो एक साथ पहले से भी ज्यादा क्वर्क्स का यूज कर पाता है और उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। सभी हीरोज मिलकर उसके अटैक से बचने की कोशिश करने लगते हैं। तो अभी टोकोयामी अपनी डार्क शैडो का यूज करता है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो वन फॉर ऑल को पंच करके सीधा जमीन में घुसा देता है। दूसरी तरफ सैडमैन्स परेड में टोगा बाकी के लीग मेंबर्स में खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को बदल तो लेती है पर वो उनके क्वर्क्स का यूज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह से ट्वाइस नहीं बन पाई। इसी दौरान ओचाको असली टोगा को पहचान जाती है जो कि खड़ी होकर रो रही थी। इस दौरान टोकोयामी अपनी डार्क शैडो से ऑल फॉर वन पर हमला करता ही जाता है, लेकिन ऑल फॉर वन रेडियो वेव से हमला करके उसे पीछे ढकेल देता है और धुआं हटने पर हम देखते हैं कि वो पहले से भी जवान हो चुका था। इसके बाद वो फिर से शिगराकी की तरफ जाने लगता है और सारे हीरोज उसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर जाइगेंटो माकिया आ जाता है, लेकिन वो उसकी मदद करने की जगह ऑल फॉर वन के ऊपर ही हमला कर देता है। इससे 15 मिनट पहले पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट जाइगेंटो माकिया को आजाद करने में कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से वो सभी हीरोज पर भारी पड़ने लगता है। किरिशिमा शिंसो के पास जाता है ताकि वो जाइगेंटो माकिया का ब्रेन वॉश कर सके, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, स्लग विलन उसके ऊपर हावी हो जाता है। दूसरी तरफ जाइगेंटो माकिया माउंट लेडी के ऊपर भारी पड़ रहा था, तो मीना अपनी लिमिट्स को पुश करती है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक एसिड को रिलीज करती है, पर इसकी वजह से उसका हाथ भी जलने लगता है। पर वो इस ताकत से जाइगेंटो माकिया को घायल कर देती है और शिंसो को भी स्लग से बचा लेती है। इसके बाद शिंसो ऑल फॉर वन की आवाज में माकिया को बुलाता है, जिस पर वो रिस्पॉन्ड भी करता है। इसकी वजह से वो भी ब्रेन वॉश हो जाता है। शिंसो माकिया को ऑर्डर देता है कि वो उन पर अटैक करे जो हवा में उड़ रहे हैं, तो माकिया हवा में उड़ रहे सभी विलन्स पर हमला करने लगता है। इसके बाद उन सबको पता लगता है कि ऑल फॉर वन वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ही वो सब लोग वहां पहुंचे और हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर ऑल फॉर वन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाते। इसके बाद वो माकिया के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन वॉश खत्म हो जाता है। लेकिन माकिया ऑल फॉर वन
डोराएमोन पर गुस्सा था क्योंकि वो हमेशा उसे एक डॉग की तरह पीछे ही छोड़ देता है और जब जरूरत पड़ती है सिर्फ तभी उसका इस्तेमाल करता है। तो होश में आने के बावजूद भी वो उसका साथ नहीं देता, उल्टा उसी के ऊपर हमला करने जाता है। दूसरी तरफ हम दो रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि डेको और शिगराकी की फाइट को रिपोर्ट करने आए हैं और वो याद करते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान इज़ुको कैसा था। वहीं गूंगा में फाइट के दौरान माउंट लेडी बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद माकिया भी उसके ऊपर अटैक करने जाता है पर ऑल फॉर वन लेजर से अटैक करके उसे रोक देता है। इसके बाद ऑल फॉर वन टोकोयामी पर हमला करने जाता है क्योंकि वही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रहा था, पर हॉक्स बीच में आकर उसे बचा लेता है। पर इसके बावजूद भी टोकोयामी घायल हो जाता है। इसके बाद ऑल फॉर वन हॉक्स के कोर को छीन लेता है, जिसके बाद वो टोकोयामी की ताकत को छीनने वाला था, लेकिन अब हर एक सेकंड उसके लिए मायने रखता था। और वो ऊपर उठ के नीचे का नजारा देखता है और कहता है कि लोग ये सब देखकर फिर से हीरोज में डिसअपॉइंटेड होंगे और वो दोबारा उन पर भरोसा नहीं करने वाले। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शिकेत्सुहाई और यूए के बीच में जो रेस्क्यू का रास्ता है, ऑल फॉर वन का एक बंदा उसे ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में सबको पता लगता है कि डाबी का इम्प्लोजन होने वाला है और ये धमाका इतना खतरनाक होगा कि 5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसमें वो वाला रास्ता भी शामिल है। इसके बाद उन्हें पता लगता है कि ऑल फॉर वन शिगराकी की तरफ बढ़ रहा है, पर वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बैकअप के लिए कोई भी बुलाने के लिए बचा ही नहीं है। तभी उसके पास ऑल माइट का कॉल आता है। दूसरी तरफ हम शोटो और ईडा को देखते हैं, जहां शोटो काफी निराश था क्योंकि वो डाबी को रोक नहीं पाया। तभी उन्हें ऑल माइट का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि वो गूंगा जाए और डाबी की इम्प्लोजन को रोकें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर उसे रोकोगे। इसके बाद ईडा अपने कोर का यूज करके शोटो के साथ बड़ी ही तेजी से गूंगा की तरफ जाने लगता है और वहीं पर खड़ा स्टेन ये सारी चीजें देख रहा था। ऑल माइट, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे नहीं रोक सकते। लेकिन ऑल माइट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो ऑल माइट का सामना करने अकेला ही उसके सामने खड़ा था। तो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते है ना, मैं यहाँ पर हूँ। दूसरी तरफ गूंगा की साइड पर काफी सारे सिविलियंस वहां से बचकर निकल जाते हैं, जिसमें एंडेवर की फैमिली भी मौजूद है और वो सब लोग डाबी की बढ़ती हुई आग को देख रहे थे। वहीं एंडेवर डाबी के साथ ही था और उसे समझ नहीं आता कि वो अभी तक अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे कर पा रहा है क्योंकि उसकी हीट इतनी ज्यादा है कि एंडेवर खुद उससे जल रहा है। एंडेवर अपनी सारी गलतियों को याद करता है और वो डाबी को लेकर हवा में जाने लगता है ताकि वो खुद को उसके साथ सैक्रिफाइस कर सके और किसी की भी जान ना जाए। लेकिन तभी वहां पर री, फुयूमी और नात्सुओ आ जाते हैं और वो अपनी आइस पावर्स का यूज करके उसे रोकने लगते हैं। वो अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों को ही कूल करने की कोशिश कर रहे हैं। टोया, इन सबको जाने दो, मैं यहीं पर रहता हूँ। वहीं डाबी देखता है कि उसकी पूरी फैमिली उसे ही देख रही थी। क्या मैं बस इतना सिंपल चाहता था कि ये सब मुझे देखे? काश मुझे ये पहले पता लगता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी और डाबी एक्सप्लोड होने वाला था। दूसरी तरफ हम ईडा और शोटो को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी से उसी जगह पर जा रहे हैं। उस जोन तक पहुंचते वक्त ईडा का सारा आर्मर और मास्क टूट जाता है, जिसके बाद शोटो डाबी के पास जाता है और अपने एक अटैक से उस पूरे फायर को खत्म कर देता है। एंडेवर रेंगता हुआ डाबी के अधमरे शरीर के पास जाता है, जिसके बाद वो उससे और अपनी फैमिली से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। दूसरी तरफ टोगा और उसके डबल सभी हीरोज पर हावी होने लगे हैं क्योंकि उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ से बाहर जाने लगेंगे। इसी दौरान ओचाको अपनी रस्सी का यूज करके टोगा की मेन बॉडी को पकड़ लेती है और कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन टोगा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। टोगा अपने बचपन को याद करती है जब उसके माँ बाप उसे हमेशा ही नॉर्मल बिहेव करने के लिए डांटते रहते थे क्योंकि उसके कोर की वजह से उसका नेचर ऐसा था कि वो आसपास के लोगों से घुल मिल नहीं सकती थी। टोगा सू के ऊपर हमला करने वाली थी पर ओचाको ऐन वक्त पर उसे खींच लेती है, लेकिन उस लड़ाई के दौरान उसने कई हीरोज का खून पी लिया था और अब वो खुद को उनमें बदलने लगी है, तो वो एक दूसरे की मदद भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। वहीं सू टोगा से कहती है कि वो एक बार ओचाको की बात सुने, लेकिन तभी टोगा अपने चाकू को ओचाको के पेट में घुसा देती है। वहीं उन डबल्स ने मिलकर अब सारे हीरोज को नीचे दबा दिया था, पर इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी ओचाको टोगा से बात करना चाहती थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो उस दिन भला क्यों रो रही थी और जिस दिन वो पहली बार मिले थे वो उसे नहीं जानती थी, इसलिए वो उससे डरी हुई थी और उसे समझ नहीं आया कि भला ऐसी सिचुएशन में कोई स्माइल कैसे कर सकता है। और जब उसने डेको से कहा था कि वो उसे लाइक करती है, वो उसकी स्माइल और खुशी को देखकर जेलस फील कर रही थी। ये सारी बातें सुनकर टोगा इमोशनल हो जाती है। तभी ओचाको अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से सारे डबल्स हवा में उड़ने लगते हैं। कोर अवेकनिंग की वजह से ओचाको की पावर्स बढ़ गई थी। ओचाको फिर से टोगा की तरफ जाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि वो उससे प्यार के बारे में बात करना चाहती है और इसके लिए वो जितना चाहे उतना उसका खून पी सकती है। वो रोते हुए फिर से उस पर चाकू से हमला करने वाली थी, पर इस बार वो खुद को रोक देती है। टोगा अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती है और उससे कहती है कि वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। ओचाको टोगा से कहती है कि उसकी स्माइल दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है, जो सुन
सुनकर वो रोते हुए स्माइल करती है। वहीं अब उसके सारे क्लोन्स हवा में गायब होने लगे थे। जब सारे डबल्स गायब हो जाते हैं, टोगा और चाको के पास आती है, जो कि इतना ज्यादा खून बहने की वजह से जमीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन टोगा उसे मरने नहीं देना चाहती थी, तो वो उसके खून को पीकर अपना रूप उसी के जैसा बना लेती है और फिर उसे बचाने के लिए वो अपना ब्लड उसे डोनेट करने लगती है। टोगा उसे रुकने को कहती है, क्योंकि अगर उसने अपना सारा खून उसे दे दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। पर टोगा कहती है कि वो वही करेगी जो कि वो करना चाहती है। वो उसे घायल करने के लिए उससे माफी मांगती है और रोते हुए उससे सारी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उससे बात करके वो बहुत ज्यादा खुश थी और सोचती है कि अगर वो चाको उससे पहले मिल जाती तो वो शायद एक नॉर्मल लड़की की तरह जी पाती। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन के सामने ऑल माइट खड़ा था, जो कि अपने आयरन मैन वाले सूट को बाहर निकालता है, जिसे उसने अमेरिका से मंगवाया है। ऑल माइट को अपने सामने देखकर ऑल फॉर वन गुस्सा हो जाता है। वहीं ऑल माइट हमेशा की तरह स्माइल कर रहा था और हरक्यूलिस से कहता है कि वो रिकॉर्डिंग को शुरू करे। और ये सारी चीजें सुकाची तक स्ट्रीम हो रही थी। ये ऑल माइट वर्सेस ऑल फॉर वन है, मैं इसे स्ट्रीम करती हूँ। तुम सब कुछ इंटरनेट पे क्यों डाले जा रही हो? कि ऑल माइट ने डिसाइड कर लिया है कि वो कहाँ मरेगा। वो भले ही सारे सपोर्ट आइटम्स हाईटेक हो, पर एक कोर्कलेस ह्यूमन ऑल फॉर वन का सामना नहीं कर सकता। सुकाची ला ब्रावा से कहता है कि वो स्ट्रीम को बंद कर दे, क्योंकि वो बस अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। इस ऑलमाइट नाम के कीड़े ने जिंदगी भर मुझे परेशान किया है, पर तुम्हारे साथ खेलने में मजा तो मुझे भी आया था, पर तुम ऐसी हालत में भी स्माइल क्यों कर रहे हो? ऑल फॉर वन उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ऑल माइट अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऑल फॉर वन का आधा हाथ भी कट जाता है। पर इसकी वजह से उसकी शील्ड इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी कि वो दोबारा उनका यूज नहीं कर पाएगा। वो सभी सपोर्ट आइटम्स का यूज करके ऑल फॉर वन से लड़ता ही जाता है। ये पागलों की तरह मेरी तरफ ही आ रहा है, पर ये तभी काम करता जब इसके पास वन फॉर ऑल की ताकत होती। वहीं ऑल माइट के पास जितने भी सपोर्ट आइटम्स हैं वो उसके स्टूडेंट्स पर ही बेस्ड हैं, तो वो ब्लैक विप का यूज करता है और ऑल फॉर वन को पकड़ के उसे बिजली के झटके देने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद को रिजनरेट नहीं कर पाता। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी फाइट को ये सोचकर ज्वाइन नहीं किया है कि मैं उसे हार जाऊंगा। जिसके बाद वो सैरो की पावर्स का यूज करके ऑल फॉर वन की तरफ जाने लगता है और डेको की तरह उसके मुंह पर किक मारता है। अपनी सारी आइटम्स को कंबाइन करता हुआ वो ऑल फॉर वन को पीटता ही जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अधेड़ उम्र में बच्चे को पीट रहा हूँ। कैसा हुलिया बना रखा है। लेकिन तभी ऑल फॉर वन उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से जाता हुआ दूर जाकर गिरता है। वो अटैक काफी अजीब था, यानी मेरा भड़काना उस पर काम कर रहा है, तो चलो इसे जारी रखते हैं। तभी ऑल माइट देखता है कि सूट में काफी जगह पर डैमेज आ चुका था, तो वो उन आइटम्स को डिस्कार्ड करके फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम इसे फाइट कहते हो? इस कूड़े को पहनकर तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? इस सूट के टूटते ही तुम्हारी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। इसके बाद ऑल माइट अपने पास्ट को याद करता है, जब वो पहली बार नाना शिमोरा से मिला था और क्वर्कलेस होते हुए भी नाना शिमोरा को अपना मास्टर बनने के लिए रिक्वेस्ट की। वो दुनिया में एक सिंबल ऑफ पीस बनाना चाहता है, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर स्माइल आए। इसके बाद ऑल माइट उड़ता हुआ ऑल फॉर वन को पंच करता है, लेकिन इससे वो जरा भी नहीं हिलता। जिसके बाद ऑल फॉर वन उसके ऊपर रेडियो वेव से हमला कर देता है। तभी हरक्यूलिस ऑल माइट को एसिड देता है, जिसे वो ऑल फॉर वन के अंदर शूट कर देता है। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है। इससे ऑल माइट का सूट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और ऑल माइट अब ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी वो देखता है कि ऑल फॉर वन उसी की तरफ आ रहा है और वो स्टेन की बात याद करता है कि लोग उसकी ताकत की वजह से नहीं, उसकी स्माइल की वजह से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑल माइट फिर से खड़ा होता है। क्या ये और ज्यादा जवान हो गया है उस एसिड से बचने के लिए? इसने खुद को ही घायल किया था, पर लगता है अभी इसने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि ये पहले से जवान हो चुका है। मुझे इसके ध्यान को मुझ पर ही रखना होगा। और ऑल माइट फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है ताकि उसका ध्यान अपने शरीर पर ना जाए। वो हरक्यूलिस से और ज्यादा सपोर्ट आइटम्स को मंगवाता है और पागलों की तरह हंसता ही जाता है। दूसरी तरफ डेकू अभी भी शिगराकी के साथ लड़ रहा था, जिस दौरान उसे पता लग जाता है कि ऑल माइट ऑल फॉर वन के साथ फाइट कर रहा है। तो सीजन 7 यहीं पर समाप्त होता है। अगला सीजन शायद इसी साल रिलीज होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।